नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन। तो आइए जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ा सकते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक हाई वेलोसिटी तक एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं कि क्या है। इट इज ए डिवाइस It is a device due to which we can accelerate positive charge particle up to a high velocity. It is a device due to which we can accelerate positive charge particle up to a high velocity. तो इसी मशीन का नाम जो है क्या है, साइक्लोट्रॉन। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ये है कि अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को या फिर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके रेडियस और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसको नोट कर लेते हैं पहले। इफ ए चार्ज पार्टिकल moving in perpendicular magnetic field then frequency of rotation does not depends on then frequency of rotation does not depends on its velocity and radius. Its velocity and radius of path, ये इसका प्रिंसिपल है। अब आइए जानते हैं कि इसका जो है कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, डायग्राम किस तरह से बनता है इसमें। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो इसमें क्या होता है कि एक हम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। तो हम इस तरह से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। इस तरह से। अब ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लेने से क्या हुआ, अब ये परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हमने ले लिया और इसमें जो है डी शेप के दो पार्ट लेते हैं जिसको हम लोग डीस कहते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर जैसे एक टिफिन बॉक्स को ढक्कन बंद करके अगर बीच में से कट कर देंगे तो जो एक ठो बनेगा उसको डीस कहते हैं। तो इसमें दो डीस होते हैं, D1 और D2। तो हम लोग देखिए यहाँ पर दो डीस बना लिए, D1 D2। ये मान लीजिए D1 है और ये मान लीजिए D2 है, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। इसके बाद क्या करते हैं कि इसके बीच में एक पॉइंट यस होता है पॉजिटिव चार्ज जनरेटर। मतलब कि इसमें से लगातार पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलते रहते हैं इस सेंटर से। और इसका कनेक्शन जो है हम लोग HF ऑसिलेटर से करते हैं। यह है हमारा HF ऑसिलेटर। HF ऑसिलेटर का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर।
तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से हम लोग इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। अब हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का काम ये है कि ये पोलरिटी चेंज करता है, मतलब किसी समय अगर ये प्लस रहेगा ये माइनस रहेगा, तो जितना टाइम हम लोग इसमें सेट कर देंगे उतने टाइम बाद ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये प्लस माइनस पोलरिटी जो है, डिस्क की जो पोलरिटी है वो चेंज करता रहता है पर्टिकुलर टाइम के बाद। अब आइए जानते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब मान लीजिए कि सपोज दैट कि शुरुआत में ये मान लीजिए पॉजिटिव है, ये मान लीजिए निगेटिव है, और इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकला, तो ये प्लस इधर है माइनस इधर है, तो इस पर क्या होगा, इधर की तरफ इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल एक स्मॉल वेलोसिटी से आगे बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन चूंकि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये चार्ज पार्टिकल सीधा न जा करके एक सर्कुलर पाथ लेगा और टर्न होकर के फिर वापस निकल जाएगा। सर्कुलर पाथ क्यों लेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो सर्कुलर पाथ होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुआ मान लीजिए, ये निगेटिव हुआ, तो इस पर एक फोर्स लगा, इस फोर्स के लगने की वजह से ये चार्ज पार्टिकल जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक स्मॉल फोर्स लगा तो धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से ये सीधा आगे न जा करके एक सेमी सर्कुलर पाथ को लिया और फिर वापस यहाँ पर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, उतना ही टाइम हम लोग इस ऑसिलेटर में सेट कर देते हैं। तो उतना टाइम जब हम लोग इसमें सेट कर देंगे तो उतने ही टाइम बाद क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो जब अब ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो चार्ज पार्टिकल पर पीछे से फिर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये एक स्मॉल वेलोसिटी से तो चल ही रहा था, पीछे से और धक्का लगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो अब ये एक बड़े रेडियस पर घूमेगा, बड़े रेडियस पर घूम करके यहाँ पर आएगा। अब क्या होगा, दोबारा से ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो फिर इस पर आगे की तरफ फोर्स लगेगा, फिर ये जो है एक और बड़े पाथ पर घूम करके यहाँ पर आएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, फिर इस पर फोर्स लगेगा, फिर ये एक बड़े पाथ पर घूमने के बाद यहाँ पर आएगा। तो यही काम बार बार होता रहेगा, और उससे क्या होगा कि ये बार बार इस तरह से घूमेगा, और जितनी बार ये इस रीजन में आएगा दोनों डिस्क के बीच में, उतनी बार जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, जब ये एकदम किनारे पर पहुंच जाएगा, तब यहाँ पर एक विंडो लगी रहती है, यहाँ पर एक विंडो लगी रहती है, इस विंडो से ये बाहर आ जाएगा, और जो भी टारगेट रहेगा उसको हिट करेगा। मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, किसी टारगेट को हिट करने में, किसी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में, इन सब चीज़ों में हमको ज़रूरत पड़ती है हाई स्पीड के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की। तो ये जो है यहाँ पर एक विंडो लगी रहती है, इस विंडो के माध्यम से, इस विंडो से जो है ये बाहर निकलेगा और टारगेट को हिट करेगा। तो यही इसका जो है वर्किंग है। अब आइए इसकी वर्किंग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि ये मतलब किस तरह से बना हुआ है। तो इन साइक्लोट्रॉन two Ds D1 and D2 placed perpendicular to a magnetic field a positive charge generator placed at the center, और उसके बाद उसमें क्या कनेक्टेड है, एचएफ ऑसिलेटर DSIS D1 and D2 are connected by HF oscillator।
यही है इसमें जो लगा हुआ है। अब हम लोग इसकी वर्किंग पर आते हैं कि ये काम करता है, ये काम कैसे करता है वो भी नोट कर लेते हैं। तो लेट इनिशियली D1 is positive and D2 is negative। मान लेते हैं कि शुरुआत में D1 पॉजिटिव है, D2 निगेटिव है, तो वो बाकी चीज़ें हम डायग्राम में समझा दिए हैं कि कैसे उस पर फोर्स लगेगा, चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेगा, सेमी सर्कुलर पाथ पर घूमेगा, फिर बाहर निकलेगा, फिर HF ऑसिलेटर की मदद से पोलरिटी चेंज हो जाएगी, फिर फोर्स लगेगा, फिर बड़े रेडियस पर घूमेगा। तो बस वही सब चीज़ें हमको लिखनी है। तो लेट इनिशियली D1 इज पॉजिटिव एंड D2 इज नेगेटिव, देयरफॉर charge particle moving towards D2 with small velocity अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट मूविंग ऑन ए सेमी सर्कुलर पाथ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट मूविंग ऑन ए सेमी सर्कुलर path and reached between D1 and D2 तो अब क्या होगा कि दोनों के बीच में कुछ टाइम बाद जो है दोनों के बीच में पहुंचेगा। अब इतने ही इसी पर्टिकुलर टाइम पर जो HF ऑसिलेटर है वो पोलरिटी चेंज कर देगा। तो एट द सेम टाइम polarity of D1 and D2 is interchanged by HF oscillator। जब पोलरिटी चेंज हो जाएगी तो चार्ज पार्टिकल पर और फोर्स लगेगा तो वो और ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा। तो 10 चार्ज पार्टिकल मूविंग with increasing speed and on a semicircular path तो एक बार जब D1 से निकल करके D2 से होते हुए इस रीजन में पहुंचा तो अब किस रीजन में मूव करेगा, D1 में मूव करेगा, सेमी सर्कुलर पाथ इन D1। और उसके बाद दोबारा से फिर यहीं पर आएगा, फिर पोलरिटी चेंज होगी, यही काम बार बार होता रहेगा। तो ऑन ए सेमी सर्कुलर पाथ इन D1 एंड रीच्ड in the region between D1 and D2। अब यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करेंगे और तब तक रिपीट करेंगे जब तक कि उसकी स्पीड जो है एक पर्टिकुलर स्पीड तक नहीं पहुंच जाती और वो विंडो से बाहर नहीं निकल जाता। तो दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन
this process repeated again and again until speed of charge particle increases up to a maximum value and coming from a window. तो जब इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम जब हो जाएगी तो एकदम किनारे पर ये पहुंचेगा और विंडो से निकल जाएगा। अब आइए इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बड़ा आसान है फ्रीक्वेंसी। तो मान लेते हैं कि लेट आर इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ डीस। रेडियस ऑफ डीस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम तभी होगी जब वो एकदम किनारे से घूमेगा, तब जाकर के वो विंडो से निकल पाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि एकदम किनारे से जब घूमेगा तभी जो है उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। और वी नॉट मान लीजिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ कमिंग चार्ज पार्टिकल फ्रॉम विंडो। विंडो से जो चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं क्या है, वी नॉट है। तो हम लोग रेडियस के लिए जानते हैं कि आर इज इक्वल टू होता है एम वी अपान में क्यू बी। ये फार्मूला हम पढ़े हुए हैं पहले से ही। सर्कुलर मोशन अगर करता है चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन करता है तो उसके रेडियस का फार्मूला, तो यहाँ से आप वी नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, आर इंटू क्यू इंटू बी बाई एम, इक्वेशन नंबर 1। तो हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तो पहले चूंकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम, तो 1/t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी नॉट अपान में 2πr, और इसी को तो हम एफ कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान में 2πr, और साथ में हम वी नॉट की वैल्यू जो है ये रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, आर इंटू क्यू इंटू बी अपान में एम। देखिए आर से आर कट गया, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू बी अपान में 2πm। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला आया है इस फार्मूले में कहीं पर भी वेलोसिटी और रेडियस नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जब चार्ज पार्टिकल छोटे पाथ पर मूव करेगा तो उसकी स्पीड भी कम रहेगी, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी हमेशा। अगर चार्ज पार्टिकल बड़े रेडियस पर मूव करेगा तो उसके साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, जिससे कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे। अब इसके बाद जो है साइक्लोट्रॉन में कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन भी जान लेते हैं। देखिए जब ये साइक्लोट्रॉन आता है तो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपको, तो इसके लिए जो है ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो है लेकिन आसान, अगर इसको समझ लिया जाए तो अपने से भी लिख लिया जा सकता है। तो आइए लिमिटेशन जानते हैं। तो इसका पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये जो है चार्ज निगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करता है। इट डज नॉट एक्सेलरेट निगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल को क्यों नहीं एक्सेलरेट करता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास कम होता है,
तो मास कम होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि ये जो चार्ज निगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, ये जो हम डायग्राम बनाए हैं, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी तो जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो तेज़ी से इसमें घूम करके बाहर निकल जाएंगे, जबकि स्पीड बढ़ाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चार्ज पार्टिकल को इसी रीजन में बार बार घूमना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बार घूमेगा चार्ज पार्टिकल उतना ही ज़्यादा उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल को हम लोग जो है इससे एक्सेलरेट नहीं करा पाएंगे। साइक्लोट्रॉन का दूसरा लिमिटेशन ये है कि इससे हम न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे। इट कांट एक्सेलरेट न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन हो गया। इसका तीसरा लिमिटेशन है कि इस मशीन की मदद से हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू दिस स्पीड कांट increases greater than speed of light। इस मशीन की मदद से हम लोग स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं कर पाते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास आइंस्टीन का एक फार्मूला है मास और वेलोसिटी को लेकर के कि m इज इक्वल टू एम नॉट अपान में अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को बढ़ाते हैं तो v बाई सी का होल स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ती है, और v बाई सी के होल स्क्वायर की वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये जो डिनोमिनेटर है इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि 1 माइनस है ना। जब आप इस क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो नीचे वाली क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू डिक्रीज होगी, और जब ऐसा होगा तो m की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करने लगती है। अच्छा, ये फार्मूला कब लगता है, जब वेलोसिटी जो है लाइट की वेलोसिटी को अप्रोच करने लगती है, मतलब उसी ऑर्डर में जाने लगती है। तो इसमें क्या होगा कि मास आपका बढ़ने लगेगा। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला पढ़े हैं, सिंस f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का फार्मूला QB अपान में 2 पाई m, QB अपान में 2 पाई m। तो पहले जो है साइक्लोट्रॉन से स्पीड हम क्यों बढ़ा ले रहे थे, क्योंकि जो उसकी स्पीड थी वो कांस्टेंट थी। मतलब एक बार हम लोग HF ऑसिलेटर में टाइम सेट कर दिए तो एग्जैक्ट उसी टाइम पर जो है साइक्लोट्रॉन की में पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, और फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है ही, जिसकी वजह से हमारी स्पीड बढ़ती रहेगी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है कि मास इंक्रीज करने लगा। तो जब मास इंक्रीज करने लगेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करने लगेगी। तो एज मास इंक्रीजेज इम्प्लाइज दैट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। अब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन के डिस में ही रहेगा, तब तक उधर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि स्पीड एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ने के बाद फिर से घटने लगेगी। Thus, initially speed increases, but when speed approaches speed of light, then mass increases implies that frequency decreases, thus speed decreases। तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक तो बढ़ेगा, जब लाइट की स्पीड को अप्रोच करेगा तब तक तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि मास वेरिएबल हो जाएगा, और जैसे ही मास वेरिएबल हुआ तो फ्रीक्वेंसी हमारी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी,
और जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहेगी तो फिर से क्या होगा, स्पीड घटने लगेगा।